नमस्कार। उम्मीद है कि आपको पता होगा कि एमपीपीएससी 2022 का एग्ज़ाम 21 मई को होने वाला है और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आपकी तैयारी को और अधिक बूस्ट करने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है। रिवीजन के तौर पर हम आपको बताएंगे और समझाएंगे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किन एरिया तक ही हमको स्वयं को सीमित रखना है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो और एग्ज़ाम का ज़्यादा लोड हमारे ऊपर ना आए। आज का सेशन शुरू होने से पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। यह बात हमने आपको पिछले वीडियो में बता दी है, आप जाइए और देखिए ताकि आप सही तरीके से यानी कि सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी कर पाएँ। ठीक है, अब आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके विषय में एक ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं। पहला तो हम देखेंगे कि अब तक यानी कि 2020 और 21 में आयोग द्वारा कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम आयोग के बारे में मोटी मोटी जानकारी लेंगे सिर्फ रिवीजन के माध्यम से। मैं एक अनुमान के साथ आपको पढ़ाऊंगा कि आपको चीज़ें पता हैं, बस आप उसका रिवीजन कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको रिवीजन करवाना है, आपको समझाना है। जहाँ भी आपका डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। छोटा से छोटा डाउट या बड़ा से बड़ा डाउट, कैसा भी डाउट हो आप पूछिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और इस सेशन को आगे बढ़ाएं, आपको एक छोटा सा ब्रीफ नॉलेज दे देता हूं ताकि आपको स्पष्ट रहे कि किस प्रकार से आगे अध्ययन करना है, ताकि इसी बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 3 स्टेप आपको अपनाने हैं। पहला स्टेप होगा, आपको सिलेबस को समझना होगा कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। जैसे अगर हम एमपीपीएससी यूनिट 10 प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो यूनिट 10 के अंतर्गत जो भी टॉपिक दिए हैं उनको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद आपका अगला कदम होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना। जैसे यूनिट 10 के अंतर्गत एक टॉपिक दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो आप सर्च करिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 और 21 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार से पूछे गए हैं, यानी कि पूछने का तरीका कैसा था, या कॉन्सेप्चुअल था, फैक्चुअल था, किस प्रकार से था। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे रिवीजन के ऊपर। किसके ऊपर? रिवीजन के ऊपर। जैसा ही आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए, इनको नोट्स में इंक्लूड कर लिए, उसके बाद आप बढ़ेंगे रिवीजन के ऊपर। और रिवीजन कब होता है? सब पढ़ने के बाद भी रिवीजन होता है और दूसरे दिन भी रिवीजन होता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ने के बाद जब भी आप दूसरा टॉपिक पढ़ें, पहले इसका रिवीजन करें, फिर उसको पढ़ें, फिर अगले दिन यानी कि तीसरे दिन इन दोनों का रिवीजन करें, फिर अगला, फिर तीनों का रिवीजन करें, फिर चौथा पढ़ें। तो इस प्रकार से रिवीजन करेंगे तो अंत में देखेंगे लगभग 10 दिनों के बाद आपका शेड्यूल बन जाएगा और आप आराम से सभी चीज़ें याद कर पाएंगे। वन लाइनर फैक्टर जो भी है आप इंक्लूड करते जाएंगे और कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होता जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और आप एक ही बार में एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। आइए, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर ली हमने, अब इसको ज़मीन पर उतारते हैं, किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है। तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि अब तक आयोग ने किस प्रकार से प्रश्न पूछे हैं। तो 2020 में पूछा गया था भारत निर्वाचन आयोग से कि निम्न कथनों पर विचार करिए। क्या प्रश्न था? कि निम्न कथनों पर विचार करिए। आप देखेंगे 2020 का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 36 सेट ए। आप एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाइए और देखिए, आपको वहाँ पर पेपर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर बताने का उद्देश्य यही है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ना देना पड़े, आप जाएं और सीधा क्वेश्चन देख लें। तो यहाँ पर कथनों पर विचार करेंगे। यह है प्रश्न कि निम्न कथनों पर विचार करिए। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन दिया जाता है। क्या, पहला कथन है कि क्या भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, एक निर्वाचन आयोग है उसके अंतर्गत एक प्रमुख व्यक्ति है जो जिसका नाम है अध्यक्ष, जिसको हम कहते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
क्या उसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन दिया जाता है? जी हाँ। लेकिन अगर यहाँ पर एक कह देता कि उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर वेतन दिया जाता है तो हम कहते गलत बात बोल रहे हो। स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बल्कि जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के वेतन के बराबर ही इनको वेतन दिया जाता है। ठीक, आगे दूसरा कथन है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। जी हाँ, तीनों आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी हो तक होगा, यानी कि पहला कथन और दूसरा कथन दोनों ही सत्य हैं। अब तीसरा कथन कहता है, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित यानी कि खुद हस्ताक्षर करेगा लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। यानी कि एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को, जब हम पढ़ेंगे आगे कि ये आयुक्त क्या है और मुख्य चुनाव आयुक्त क्या है, तो आपको पता होगा कि अभी भारतीय निर्वाचन आयोग का स्ट्रक्चर है 3 सदस्यीय और इनमें होता है एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये कह रहा है कि क्या ये दोनों अगर अपना पद त्यागना चाहे, त्यागपत्र देना चाहे, रिजाइन करना चाहे तो क्या अपना त्यागपत्र ये इसको देंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को देंगे? नहीं, यह तीनों ही अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देंगे। किसे देंगे? राष्ट्रपति को। यानी तीसरा कथन असत्य है। ठीक है, समझ गए कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। यहाँ पर एग्जामिनर आपको फंसाएगा, लेकिन अगर आपने अच्छे से समझा है, तैयारी की है और रिवीजन किया है तो आप आराम से इसको समझ पाएंगे और इसके आंसर दे पाएंगे। अब 2021 में क्वेश्चन नंबर 58 पेपर सेट नंबर A के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अगर आप दोनों पेपर को देखेंगे, 2020 का क्वेश्चन नंबर 36 और 2021 का क्वेश्चन नंबर 58, तो आप पाएंगे कि दोनों की प्रकृति समान है, केवल शब्दों का हेरफेर है। यानी कि आयोग ने कोई नया प्रश्न नहीं पूछा है। प्रश्न देखिए, आप समझ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन दिया जाता है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर वेतन दिया जाता है? जी हाँ, इन तीनों को ही दिया जाता है, यानी कि इसको भी दिया जाता है। सही है। दूसरा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि तक जो भी पहले हो तक होगा। जी हाँ। अगला है, कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय चीफ इलेक्शन कमीशन को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा? जी नहीं, हमने पहले ही आपको बता दिया है और स्पष्ट रूप से समझा दिया है। तो तीसरा कथन असत्य है, यानी कि पहला और दूसरा सत्य है। इस प्रकार से अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा होता तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही कर पाते। तो इस तरह हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप समझ चुके होंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको समझने की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पर, जो कि रिवीजन के उद्देश्य से ही लाया गया है। उसका नाम है भारत निर्वाचन आयोग, जो कि संविधान के भाग 15वें अनुच्छेद 324 से लगाकर 329 तक के विषय में प्रावधान किए गए हैं। आइए उनके विषय में समझने का प्रयास करते हैं। इसमें मूल रूप से 24, 25, 26, 27, 28 और 29 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनुच्छेद दिए गए हैं और इसके अंतर्गत मोटा यानी कि सिर्फ बेसिक जानकारी दी गई है कि निर्वाचन आयोग का ये कार्य होगा, ये शक्तियां हैं, ये दायित्व हैं। संविधान में सिर्फ इतना ही बताया गया है, बाकी की चीज़ें संसद जोड़ देगी और उसका क्रियान्वयन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। पहला है अनुच्छेद 324। इसके अंतर्गत कहा गया है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा जिसकी स्थापना 25 जनवरी
1950 को की गई थी और जिसके प्रमुख कार्य होंगे, क्या क्या होंगे, यह मैं समझता हूँ कि आपको पता है। निर्वाचन का कार्य क्या है? अगर आपने वोट दिया होगा तो आपको पता होगा कि निर्वाचन यानी कि निर्वाचन नामावली तैयार करवाना, मतदान करवाना, उसका फिर रिजल्ट घोषित करना, चुनाव चिन्ह का आवंटन करवाना, चुनाव चिन्ह आरक्षित करवाना, निर्वाचन रद्द करना, आम चुनाव और उपचुनाव करवाना, अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी होती है, बूथ कैप्चरिंग होती है, कोई अतिक्रमण कर लेता है बूथ पर, कोई ज़बरदस्ती लोगों से एक ही साइड में या एक ही पार्टी को मतदान करवाता है, चुनाव आयोग को ऐसी जानकारी मिलती है तो उसको रद्द करवा दिया जाता है। चुनाव को रद्द करवाना, निर्वाचन करवाना, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे काम हैं जो चुनाव से संबंधित है, वह सभी काम कौन करेगा? तो निर्वाचन आयोग करेगा। और उसको ऐसी शक्ति किसके द्वारा मिली हुई है? तो संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 के तहत सभी कार्य यानी कि निर्वाचन से संबंधित सभी कार्य करने की शक्ति भारतीय निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। तो गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और क्या क्या वर्ग हैं? तो निर्वाचन के संबंध में जितने भी कार्य हैं वह सभी कार्य यही करेगा। दूसरा, अनुच्छेद 324(2) में कहा गया है कि इसकी संरचना कैसी होगी। तो संरचना के विषय में आप पहले ही जान चुके हैं। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि किस वर्ष निर्वाचन आयोग को त्रिसदस्यीय किया गया था, आप कह रहे होंगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, अभी तो आपने कहा कि निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है, इसके अंतर्गत एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। लेकिन शुरुआत में यानी कि 25 जनवरी 1950 से लगाकर 15 अक्टूबर 1989 तक यह आयोग 1 सदस्यीय था। फिर इसमें संशोधन किए गए जो कि यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे 25 जनवरी 1950 से 15 अक्टूबर 1989 यानी कि 1990 तक आयोग 1 सदस्यीय था। कैसा था? 1 सदस्यीय, यानी कि जब इसका गठन हुआ था वहाँ से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक आयोग 1 सदस्यीय था, यानी कि सिर्फ ये ऊपर वाले भाई साहब ही थे। उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 को एक संशोधन हुआ और इसी संशोधन के तहत 2 चीज़ें हुई। पहला, आयोग को 3 सदस्यीय किया गया और दूसरा, निर्वाचन यानी कि वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब ये क्या चीज़ है भैया, वयस्क मताधिकार? तो वयस्क मताधिकार का मतलब होता है तो कोई व्यक्ति जब 18 वर्ष की आयु का हो जाएगा तब वह वोट डालने का अधिकार प्राप्त कर लेगा और उसी वोट डालने के अधिकार को कहते हैं वयस्क मताधिकार। यानी कि एक आयु जिसकी सीमा 18 वर्ष की गई है, जब वह उस अवधि को पार कर लेता है, वह 18 वर्ष का हो जाता है, तब वह मतदान दे सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसको 3 सदस्यीय आयोग कर दिया गया था। इसके बाद फिर 2 जनवरी 1990 को आयोग को 1 सदस्यीय कर दिया गया, लेकिन कार्यभार वैसा का वैसा हो गया। फिर कार्यभार बढ़ गया, तो इसलिए 1 अक्टूबर 1993 को पुनः संशोधन किया गया और आयोग को त्रिसदस्यीय आयोग में परिवर्तित कर दिया गया। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई। अब याद कैसे रखेंगे? तो पीछे वाले को हटा दो। अब याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि 25 जनवरी 1950 को गठन हुआ था, याद है। अब दूसरी डेट जो आपको याद रखनी है वह है 16 अक्टूबर 1989। तो 25 जनवरी 1950 से 16 अक्टूबर 1989 तक आयोग 1 सदस्य था। उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 से 2 जनवरी 1990 को आयोग 3 सदस्यीय रहा। फिर यहाँ से यहाँ तक फिर आयोग 1 सदस्यीय रहा और फिर यहाँ से अब तक आयोग 3 सदस्यीय रहा। अब डेट को कैसे मैनेज करेंगे? 25 का 2 ले लो और यहाँ से 16 का 1 ले लो, यानी 16 का 1 अक्टूबर का, अक्टूबर और तारीख चेंज हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, एक बार इसको समझोगे तो हो जाएगा। 25 का 2 ले लिया, जनवरी का जनवरी और ईयर चेंज हो गया। 16 का 1 ले लिया, अक्टूबर का अक्टूबर और 1993 ईयर चेंज होगा, लेकिन डेट को आप आराम से याद कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली कि स्ट्रक्चर 3 सदस्यीय आयोग होगा। नियुक्ति कौन करेगा? तो तीनों सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इसके बाद
अगला अनुच्छेद है 324(3). इसमें कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि यह जो ऊपर बैठे हैं यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और आयोग के अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे, लेकिन सभी निर्णय या तो बहुमत के आधार पर होंगे या सर्वसम्मति के आधार पर होंगे, ऐसा भी प्रावधान किया गया है। तो इसमें कहा गया है अनुच्छेद 324(3) में कि ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही आयोग का अध्यक्ष होगा। और फिर अनुच्छेद 324(4) में कहा गया है कि प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति यानी राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। किसकी सलाह पर? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन करेगा नियुक्ति, तो कंफ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रपति महोदय ही नियुक्ति करेंगे। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 324(5) के तहत प्रावधान है त्यागपत्र, पदच्युति यानी कि पद से हटाना, सेवा शर्तें कैसी होगी, वेतन कैसा होगा और पद अवधि कैसी होगी, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत दी हुई है। त्यागपत्र ये तीनों राष्ट्रपति को देंगे। अगर पदच्युति की बात करें यानी कि रिमूवल की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने वाली विधि के अनुसार हटाया जाएगा, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि इन दोनों को यानी कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर ही राष्ट्रपति महोदय हटा देंगे। यानी कि इसके लिए तो संसद में जाना पड़ेगा, महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, लेकिन इन दोनों को यह राष्ट्रपति को सलाह देगा। इन दोनों को अगर हटाना है तो यह महोदय राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि इन दोनों को हटा दो और राष्ट्रपति महोदय इनको हटा देंगे। और सेवा शर्तें कैसी होगी, तो सेवा शर्तें राष्ट्रपति निश्चित करेंगे जो कि संसद द्वारा निर्धारित की जाएगी। वेतन कितना होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होगा। कितना, तो 2,50,000 प्रति माह। और पदावधि यानी कि कितने समय तक कार्य करेंगे, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक यह कार्य करेंगे। अब 6 वर्ष या 65 वर्ष कैसे, तो आपने देखा होगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि कोई भी व्यक्ति अपना कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा नहीं कर पा रहा है। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि उन्हीं लोगों को चुनाव आयुक्त बनाया जा रहा है जो स्वयं 65 वर्ष के करीब हो चुके हैं, यानी कि 65 वर्ष होने में उनके 1 या 2 साल की अवधि शेष बची है। उन चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया जा रहा है। तो ऐसे में निर्वाचन की प्रक्रिया और समझ बाधित हो रही है और बार बार निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया जा रहा है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। हम समझेंगे कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का मतलब क्या होता है, यानी जो भी पहले हो उसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते हैं किसी की आयु, मान लो मैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त हूँ, मुझे बनाना है, तो और मेरी आयु है 59 साल यानी कि 59 ईयर मेरी उम्र है अभी। अब मैं 65 वर्ष की उम्र का होऊंगा, यानी कि 6 साल बाद 65 वर्ष की उम्र का हो जाऊंगा। अब इस आयु में अगर मेरी नियुक्ति निर्वाचन आयोग में हो जाती है, मेरी नियुक्ति इलेक्शन कमीशन में हो जाती है, तो मैं 65 वर्ष तक आराम से काम करूंगा, जब तक कि या तो मैं कुछ ऐसा काम ना करूं जो कि कदाचार या अक्षमता के रूप में हो, तब मुझे हटाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में मैं 65 वर्ष तक काम करूंगा, यानी कि 65 वर्ष की आयु तक भी काम करूंगा और 6 वर्ष तक भी काम करूंगा। लेकिन अगर मान लेता हूं कि मैं 62 वर्ष का हूं, तब मैं 65 वर्ष की आयु 62, 63, 64, 65 यानी कि 62 से 63, 64 और 65 कितने साल तक, 3 साल तक ही कार्य कर पाऊंगा। इस प्रकार 65 वर्ष की आयु के बाद मुझे वहाँ से इस्तीफा देना पड़ेगा और मैं सिर्फ 3 ईयर तक ही काम कर पाऊंगा। समझ गए यहाँ तक की बातें। अब आगे बढ़ते हैं। वेतन पदावधि सारी हो चुकी है और पदच्युति का आधार 2 ही होंगे, एक तो कदाचार और दूसरा अक्षमता, यानी कि आप काम करने के लायक नहीं बचे हो। और कदाचार का मतलब होता है कि आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसके बाद उस पद की गरिमा बाधित हो रही है। अगला है
अनुच्छेद 324(6), इसमें कहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे, जो भी आयोग उनसे कहे वैसा यह कार्य करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 325 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग के आधार पर ना तो निर्वाचन नामावली में शामिल होने के लिए अपात्र माना जाएगा और ना ही वह दावा कर सकता है। यानी कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग, धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग, 4 आधार बताए हैं। धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग के आधार पर ना तो मुझे निर्वाचन नामावली में शामिल करने से रोका जा सकता है, ना ही इन चारों आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भैया मुझे निर्वाचन नामावली में शामिल करो। ना तो मैं दावा कर सकता हूँ, ना वो मुझे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो शुरू से एक बार पुनः सुन लीजिए। केवल धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति ना तो निर्वाचन नामावली में शामिल होने के लिए अपात्र होगा, ना ही वह दावा कर सकता है कि मैं निर्वाचन नामावली में शामिल होना चाहता हूँ। ठीक, अगला है अनुच्छेद 325 के बाद अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। और वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है, तो आप कहेंगे 18 वर्ष, जो कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा इसका प्रावधान किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, तो आप कहेंगे 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, जो कि 1989 में लागू हुआ था। अब अनुच्छेद 326 हो गया। अब अनुच्छेद 327। अनुच्छेद 327 कहता है कि संसद, जो भारत की संसद है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनी हुई है, संसद राज्य विधान मंडलों के संबंध में जो कि चुनाव प्रक्रिया है उसके संबंध में कानून बना सकती है। संसद कानून बनाएगी राज्य विधान मंडलों के विषय में। यह अधिकार किसको है? अनुच्छेद 327 के तहत संसद को है। अब अनुच्छेद 328 कहता है कि राज्य विधानमंडल अपने निर्वाचन के संबंध में ऐसे कानून बना सकता है जो संसद और संविधान में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन ना करे। यानी कि एक तो अनुच्छेद 327 कह रहा है कि संसद राज्य विधानमंडलों के संबंध में कानून बना सकता है, वहीं अगला अनुच्छेद 328 कह रहा है कि राज्य विधानमंडल अपने निर्वाचन के संबंध में भी कानून बना सकता है, बशर्ते वह संसद और संविधान में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन ना करे। यानी कि प्राथमिकता संसद को दी गई है और संसद से भी बड़ी संविधान को दी गई है। और अंत में अनुच्छेद आता है 329। ये कहता है कि निर्वाचन से संबंधित मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा हस्तक्षेप? तो न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। किस मामलों में? निर्वाचन से संबंधित मामलों में। तो आज हमने भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लगाकर 329 तक की मोटी मोटी जानकारी प्राप्त कर ली है। ठीक है, आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस सेशन को और भी खूबसूरत तरीके से आपके सामने लाया जाए तो आप कमेंट करके लिख दीजिए, क्योंकि यह मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पता है, सिर्फ हम रिवीजन करेंगे। जैसे चुनावी स्याही में किसका प्रयोग होता है? सिल्वर नाइट्रेट का। भारतीय निर्वाचन प्रणाली किसके समान है? ब्रिटेन के समान है। और ऐसी कई सारी चीज़ें, जैसे वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष। किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988। हमारा तो उद्देश्य यह है कि आपका सिलेक्शन हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपको रिवीजन करवाया जाए समय समय पर, और हम यही कर रहे हैं। ठीक है, इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।